Hi everyone, I am Himanshu and I welcome you to Boys and Girls Club of Gopalganj. Today I am very proud to announce that on the way of furthering our goals for social work, our club has launched a really great initiative that will be known as BGC Talks. It will be a talk show where we will be discussing about all those contemporary social issues that are prevalent in our society. And to talk about those social issues, we will be inviting a lot of policy makers, politicians, and some other special matter experts on those issues. And also, there will be some episodes where we will be inviting just the members of our club, where they will come forward and they will share their views as to how to solve those issues. So today we are going to shoot our first episode, and for that we have chosen a very pressing and a very pertinent issue, that is mental health. And as I had already mentioned, that we will be inviting a lot of special subject matter experts on those issues. So to talk about the mental health, we have invited one of the most popular psychiatrists of our town. हेलो एवरीवन, बीजीसी टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना इस इनिशिएटिव में आज पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं, जिसमें हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। और इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन जी, जो कि एक हमारे ज़िले के बहुत प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट हैं। और सर ने अपनी अंडरग्रेड की पढ़ाई पीएमसीएच पटना से की है, फिर इन्होंने पीजी किया है कांके हॉस्पिटल रांची के पास। और सर, मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़े शब्दों में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। सबसे पहले बीजीसी के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव रंजन, मैं गोपालगंज ज़िले का ही रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 1986 में हुआ है और मैंने अपनी शुरुआत की जो पढ़ाई है प्राइमरी एजुकेशन मैंने वेस्ट यूपी से की है, और मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई मैंने यहीं डीएवी हाई स्कूल गोपालगंज से की है। उसके बाद मैंने बीएन कॉलेज पटना से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है, और उसके बाद पीएमसीएच पटना से एमबीबीएस, और फिर मैंने एनएमसीएच में सर्जरी में जूनियर रेजिडेंसी करने के बाद सीआईपी कांके में एमडी साइकेट्री किया है, और उसके बाद वहाँ मैंने 2.5 साल सीनियर रेजिडेंट के तौर पर भी काम किया है। उसके बाद मैंने जीएमसी बेतिया में भी 6 महीने तक सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम किया है। उसके बाद से मैं अपने गृह ज़िले में निजी क्लिनिक में मैं अपनी सेवाएं देता हूं। मैं पेशे से मनोचिकित्सक हूं। जी सर, इससे पहले कि हम इस अपने टॉक शो को स्टार्ट करें, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जैसे मेंटल हेल्थ में बहुत सारे ब्रॉड ऐसे सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि देर आर साइकोलॉजिस्ट्स, देर आर न्यूरोलॉजिस्ट्स, एंड देन देर आर पीपल लाइक यू साइकियाट्रिस्ट। तो इनमें एक ब्रॉड एक डिफरेंस क्या है, और लोगों को कैसे ये पता चलेगा कि व्हाट इज़ द राइट डॉक्टर फॉर देम टू कंसल्ट? सो इनमें एक ब्रॉड क्या डिफरेंस है, वो आप बता सकते हैं? देखिए, साइकियाट्रिस्ट जो हैं हम लोग, ये बेसिकली हम लोग मन से जुड़ी समस्याओं को डील करते हैं। और मन यानी कि माइंड ऐसा चीज़ है जो कि भौतिक चीज़ नहीं है, ब्रेन की तरह या न्यूरॉन्स की तरह। हाँ, ब्रेन के फंक्शनिंग से, न्यूरॉन्स के फंक्शनिंग से काफ़ी हद तक माइंड का वर्क प्रभावित होता है। बट माइंड में जो डिसऑर्डर होते हैं वो आपको बिना न्यूरॉन में गड़बड़ी हुए आपको उसका कारण निजी ज़िंदगी में तनाव, या फिर आपके रिश्तों में खटास, या आपको वर्क प्रेशर हो रहा है, अत्यधिक किसी चीज़ को लेके सदमा हो गया है, इस सेटबैक्स हो रहा है आपको कैरियर को लेकर, इस तरह की चीज़ों से भी मानसिक बीमारियां होती हैं। तो मानसिक न्यूरोलॉजी जो है, ये भौतिक रूप में जो हमारा ब्रेन मौजूद है, नर्व्स मौजूद है, इसमें तरह तरह के डिसऑर्डर आते हैं, जैसे कि एपिलेप्सी आती है, मिर्गी होती है, या फिर बहुत तरह के डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, जैसे पार्किंसनिज्म, हंटिंगटन कोरिया होता है, या फिर न्यूरोपैथी होता है, मायोपैथी होता है। इस तरह के न्यूरोमस्कुलर डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होते हैं, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं तो वो न्यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट में अंतर सिर्फ डिग्री का ही है, और थोड़ा सा ट्रेनिंग का है, इसलिए कि न्यूरोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं एमडी मेडिसिन ही होते हैं। एमडी मेडिसिन करने के बाद कुछ लोग डीएम न्यूरोलॉजी करते हैं या सीनियर रेजिडेंसी न्यूरोलॉजी करते हैं। इसके साथ साथ इसमें साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। साइकोलॉजिस्ट का रोल जो है मेनली काउंसलिंग, या फिर कहा जाए तो थेरेपी जो होती है तरह तरह की मनोरोगों के लिए, उसके लिए होती है। इस तरह की उनकी ट्रेनिंग होती है। जी।
और इसके बाद अब आज हम लोगों का जो टॉक शो का जो मेन थीम है, हम लोगों ने ये देखा है कि जो मतलब समाज में कॉमनली रीअकरिंग जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनकी हमने एक लिस्ट बनाई है। लेकिन उन्हीं लिस्ट में से मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप आज तक के अपने एक्सपीरियंस में, अपने डे टू डे आपकी जो सेवा है, इसमें आप मतलब सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे रीअकरिंग मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसको आप सबसे ज़्यादा पाते हैं, जो कि पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? आगे अगर देखा जाए तो नेशनल हाउस होल्ड सर्वे हुआ है जो रिसेंट, उसमें सबसे ज़्यादा होने वाली जो बीमारी है एंजाइटी डिसऑर्डर है, साथ में डिप्रेशन है, और उसके बाद आता है पोजीशन सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ का। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स जो कि बार बार क्रोनिक इलनेस होते हैं, उसमें से जो कुछ प्रमुख हैं वो हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें कि मैनिया और डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं, सिजोफ्रेनिया होता है, और सब्सटेंस अब्यूज़ में भी जैसे कि शराब सबसे ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन आजकल के दौर में जो नारकोटिक्स जो पदार्थ हैं जैसे कि हेरोइन हुआ, स्मैक हुआ, इस तरह की चीज़ों का प्रचलन तथा जो गांजा है इसका प्रचलन हमारे समाज में बढ़ रहा है। जी, आपने इतने सारे बीमारियों का वर्णन किया, तो मैं ये एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आप देखते हैं कि जनरली आजकल समाज में मेंटल हेल्थ को लेकर के, चाहे वो कोई सा भी बीमारी हो, एक स्टिग्मा सा बना हुआ है। लोग खुल करके इसके बारे में जल्दी बात नहीं करना चाहते हैं, हिचकते हैं सामने आने में। क्या आपको लगता है कि सच में समाज में स्टिग्मा है, और अगर ये है तो क्यों है, और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, स्टिग्मा मेंटल हेल्थ को लेकर? देखिए, स्टिग्मा बहुत सारे कारणों से है हमारे समाज में। पहली तो चीज़ ये है कि किसी के घर में जो यदि कोई मानसिक रोग से बीमार होता है तो व्यक्ति सबसे पहले दूसरे से हेल्प लेने में ही हिचकता है, चाहे वो घर में ही दूसरा कोई अन्य व्यक्ति क्यों ना हो। वो सोचता है कि लोग अगर देखेंगे मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, सुनेंगे तो मेरे बारे में क्या बोलेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने गार्जियन से बताने में हिचकते हैं, सोचते हैं कि गार्जियन उनको मारेंगे कि इस तरह का कुछ नहीं होता है, तुम असामान्य मत सोचो, नॉर्मल की तरह काम करो, और ऐसा होता भी है। कई बार जब स्थिति बिगड़ जाती है तो लोग फिर जब सोचते हैं कि अब दिखाने के अलावा, मदद लेने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो एक समाज में इस तरह का भी सोच है कि अंधविश्वास कह लीजिए या विश्वास कह लीजिए कि ये किसी देवीय शक्ति का किया हुआ है या किसी ने जादू टोना कर दिया है। कई बार लोग इसे देवीय शक्ति का प्रकोप मान के, इसको अपना भाग्य मान के इसका इलाज नहीं कराते हैं, या कई बार लोग जादू टोना, झाड़ फूक इत्यादि के चक्कर में पड़ जाते हैं। प्लस कई बार ऐसा होता है, लोग समझते हैं कि हमको मानसिक बीमारी है और हमको इलाज भी कराना चाहिए, लेकिन लोग इसलिए जाने से हिचकते हैं कि लोग सोचते हैं कि हमको कोई वहाँ जाते हुए देख लिया तो हमारे बारे में यही सोचेगा कि ये तो पागल है, और मतलब हमारे घर में शादी में दिक्कत होगा, आगे हमको समाज में सब नीचे हैसियत से देखेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि इलाज से संबंधित हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो दिमाग की दवाएं हैं वो आदत लगाने वाली दवाएं हैं। आदत लगाने वाली मतलब नशे की दवाएं हैं। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो दिमाग की बीमारियाँ हैं, इनमें कुछ बीमारियों का जो इलाज है वो चलता है, लंबे समय चलता है। बहुत सारे मरीजों में ये जीवन भर भी चलता है, बहुत सारे मरीजों में ये कुछ समय बाद बंद भी होता है। इलाज से संबंधित जो भ्रांतियाँ हैं, तो मतलब आपके कहने का यही निचोड़ है कि जो भी स्टिग्मा है वो एक गलत चीज़ है। अगर आपको मेंटली अगर कुछ आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो खुल करके आपको साइकाट्रिस्ट के पास आना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है और उसको आप खुद से मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पर, तो आपको ज़रूर अगर साइकेट्रिस्ट से नहीं संभव हो तो कम से कम अपने गार्जियन से शेयर करें। और गार्जियन भी नॉन जजमेंटल होने चाहिए। उनको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं या फिर हमारे जो जान पहचान के आदमी हैं ये इनको बीमारी हो गई है, ये मतलब नीचे हैसियत से नहीं देखें कि ये गलत लोग हैं, ये पागल हैं, इनसे हमको दूर रहना चाहिए, इनका हमको केयर नहीं करना चाहिए, इनको डांट फटकार के सुधारना चाहिए। तो इस तरह का एटीट्यूड छोड़ना होगा। जी बिल्कुल। और जैसे हम लोगों ने बात किया कि कुछ ऐसे रीअकरिंग, कुछ बहुत सारे कॉमन ऐसे प्रॉब्लम्स हैं मेंटल हेल्थ का जिसके बारे में हमें स्पेसिफिकली आपसे बात करना चाहेंगे, और उसमें सबसे ऊपर है डिप्रेशन। जैसे डिप्रेशन को देखें तो किसी भी एज ग्रुप में या किसी भी सोशल स्टेटस, भले वो एक स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, या जॉब वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिर कोई गृहिणी है, या कोई अनएम्प्लॉयड आदमी है, हर किसी में देखा गया है कि डिप्रेशन आजकल के टाइम में एक बहुत कॉमन इशू है। तो डिप्रेशन को आप कैसे देखते हैं, और इसके बारे में जनरल पब्लिक को आप कॉमन क्या टिप देंगे कि इससे कैसे बचना चाहिए, हो गया है तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप? डिप्रेशन के बारे में आप ज़रा कुछ बताएं। देखिए, डिप्रेशन आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका बहुत सारे वजह है। एक तो चीज़ है कि जो आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल हो गई है, बहुत तेज़ गति से जीवन शैली जो बीत रही है, उसमें
हम अपनी ज़रूरी चीज़ों जैसे कि खान-पान अपने दिनचर्या को सही तरह से व्यवस्थित नहीं करते हैं, अपना कार्य प्रबंधन सही से नहीं करते हैं। अ, जिसके वजह से जब हमको अपना जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, मनोवांछित परिणाम नहीं मिलता है, हम अपने शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर रेस्ट नहीं देते हैं, तो हमारे जो माइंड का स्ट्रेस सहने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है। और जब स्ट्रेस सहने की क्षमता से ज़्यादा दबाव वाली परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो डिप्रेशन हमको होता है। हमारी जो सोच होती है वो नकारात्मक हो जाती है, हमारा मन उदास होने लगता है, हमको किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। कई बार नकारात्मक सोच इतनी ज़्यादा होती है कि हम अपने को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं। जी, तो इसके बारे में कॉमन पब्लिक को आप कुछ छोटे से कुछ ऐसे कुछ टिप्स दे सकते हैं कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? देखिए डिप्रेशन में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें। जी, अपने खान-पान में वैसी चीज़ों को शामिल करें जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, फैट की मात्रा कम हो, है ना? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, उस तरह की चीज़ें जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स हुए, या फिर फ्रेश फ्रूट्स हुए, जूसी फ्रूट्स, है ना? जो कि ज़्यादा स्वीट नहीं हो, उस तरह की चीज़ें आप अपने खाने में ज़्यादा प्रयोग करें। फ़ास्ट फूड जैसे कि मैदे वाली चीज़ है जिसमें कि चीनी का ज़्यादा प्रयोग है, उस तरह की चीज़ों का कम से कम हो सके तो नहीं सेवन करें। आप अपनी दिनचर्या को ऐसे व्यवस्थित करें कि सुबह प्रॉपर एक्सरसाइज को समय दें। उसके बाद अपने काम को सही तरीके से मैनेज करें। जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की चीज़ें हैं उनको पहले करें। जी, सोशल लाइफ को अपना मेंटेन करें, अपने दोस्तों से लगातार मिलते-जुलते रहें, उनसे सकारात्मक बातें करें। गैजेट्स पर ज़्यादा ध्यान जो बिना मतलब में लोग देते हैं, सोशल मीडिया पर पीयर प्रेशर होता है इन सभी चीज़ों का, जी, बट वो गैजेट जो है सिर्फ प्रोडक्टिविटी एनहांस करने का टूल होना चाहिए। सोशल साइट्स भी प्रोडक्टिविटी एनहांस करने का टूल होना चाहिए, नहीं ना कि अपना वक्त हम उस पर वेस्ट करें। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप अपने जो नींद का जो पैटर्न है, जी, नींद के पैटर्न को मेंटेन करें। बहुत लेट से नहीं सोएं, बहुत देर तक मतलब सुबह में सोए नहीं रहें। सुबह का समय एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। उस समय पर उठें और सदुपयोग करें। सोने के 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, मतलब शाम इवनिंग के बाद से आप गैजेट का कम से कम प्रयोग करें। हो सके तो मोबाइल का प्रयोग बात करने के अलावा बिल्कुल नहीं करें। जी, शाम के समय में 1 घंटा सोने के पहले बुक पढ़ने का आदत डालें। बुक पढ़ने से जो हमारा जो एक्साइटेशन लेवल है ब्रेन का, वो काम उसमें स्थिरता आती है, काम होता है, हमारा जो दिमाग है स्थिर होता है और वो अच्छी नींद के लिए सहायक होती है। जी, जी, बिल्कुल। ये डिप्रेशन के बारे में सर ने बहुत अच्छा कुछ ही मिनटों में ये बताया कि कैसे आपको सर ने फिज़िकल एस्पेक्ट के भी बारे में बात किया कि आप फूडिंग हैबिट क्या आप चेंज कर सकते हो। फिर से सोशल एस्पेक्ट के भी बारे में इन्होंने बात किया कि कैसे आपको अपना सोशल सर्कल आपको मेंटेन करना है, क्या सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, नहीं करनी है। तो सर डिप्रेशन के बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा रिकरिंग चीज़ है, वो ये है जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी आपसे मैंने पूछा था कि आप कौन-कौन से चीज़ों को आप देखते हैं, तो आपने कई बार मेंशन किया सब्सटेंस अब्यूज़ का, नारकोटिक्स का। तो आपको क्या लगता है कि सब्सटेंस अब्यूज़ में, नारकोटिक्स में, ड्रग एडिक्शन में साइकियाट्रिस्ट का एक कितना बड़ा रोल हो सकता है और लोग इस चीज़ को समझते हैं या नहीं? क्या साइकियाट्रिस्ट के थ्रू इस चीज़ का हल पाया जा सकता है ड्रग एडिक्शन को? देखिए ड्रग एडिक्शन जो चीज़ है, इसके कई सारे पहलू हैं। सामाजिक के साथ-साथ पारिवारिक, आर्थिक, आपराधिक कई सारे पहलू हैं। ड्रग एडिक्शन में बहुत सारे जो लोग हैं जो कि नशा से पीड़ित हैं, कुछ लोगों का जो बौद्धिक स्तर होता है वो लोग मोटिवेटेड होते हैं, जो अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहते हैं कि हाँ हम नशा छोड़ देंगे, तो उस तरह के लोगों को दवा और काउंसलिंग के मदद से नशा बिल्कुल छुड़ाया जा सकता है। कुछ लोग होते हैं कि जो कि नशा नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपना स्थिति में जो अपना व्यवहार में है, नशा लेने के व्यवहार में बदलाव नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनको जो है हार्म रिडक्शन किया जा सकता है। वो जितना नशा ले रहे हैं उससे कम नशा लें कि उनको, उनके शरीर को, मन को कम नुकसान हो। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो नशा से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, इसलिए भी इलाज नहीं कराना चाहते हैं कि वो नशा छोड़ने का बहुत बार पहले भी प्रयास किए हुए होते हैं, लेकिन उनके मोटिवेशन लेवल में मतलब कमी होने से या फिर दवाइयों का सही एडजस्टमेंट नहीं हो पाने की वजह से वो विड्रॉल सिम्टम अनुभव करते हैं तरह तरह के, जिसकी वजह से उनको दोबारा मजबूरी में नशा लेना पड़ता है। या कई बार जो मरीज होते हैं वो सोचते हैं कि खुद की इच्छा शक्ति से हम छोड़ देंगे, लेकिन जब विड्रॉल सिम्टम होता है तो उनको फिर से लेना पड़ता है। कई बार बहुत सारे जो लोग होते हैं वो छोड़ भी देते हैं, कुछ समय तक छोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद उस तरह के उनको मतलब रीइंफोर्सर मिलते हैं जो कि उनके बिहेवियर को प्रमोट करते हैं। जैसे कि किसी को नशा करते हुए देख लिया, या किसी दोस्त ने कह दिया कि जो नशा लेने वाले दोस्त ने कह दिया कि अरे यार बहुत दिन हो गया है, फिर से नशा ले लो, तो वो फिर से नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। इस तरह का भी होता है।
तो नशे से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको विड्रॉल सिम्टम्स ना हो, उनका जो नशा संबंधित बिहेवियर है उसमें हार्म रिडक्शन हो, उसमें नशे की गंभीरता कम हो, उनके मोटिवेशन लेवल में बदलाव आए, तो इसके लिए उनको इलाज की ज़रूरत होती है और इलाज से काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम भी मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ समय तक लोग नशा छोड़ के फिर से आते हैं, लेकिन रिलैप्स जो है मतलब दोबारा नशा की गिरफ्त में आना, ये नशे से पीड़ित व्यक्ति का नेचर है। लेकिन उस रिलैप्स से भी मरीज़ को एक एक्सपीरियंस होता है और 1, 2 बार, 3 बार फेल होने के बाद बहुत सारे लोग छोड़ते भी हैं परमानेंटली, ऐसा होता है। जी। साथ ही साथ नशा लेने से जो मन पर होता है नकारात्मक प्रभाव आते हैं, गंभीर मानसिक बीमारियां भी होती हैं कई लोगों में, इसलिए उन्हें इलाज की आवश्यकता है। जी। और सर ये एक मेरा क्वेश्चन है कि आजकल हमने देखा है कि सरकार हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही है। जैसे आयुष मिनिस्ट्री बना है, उसमें आयुर्वेदा के बारे में बहुत सारा सरकार ने एफर्ट किया, यूनानी बाकी सारे जितने भी विभाग हैं उसके बारे में एफर्ट किया। लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर के सरकार का कोई ऐसा कोई अम्ब्रेला कोई प्रोग्राम नहीं है, और जो कि इतनी बड़ी एक इशू है। तो आप इसमें क्या अपील करेंगे इस फील्ड के लिए स्पेसिफिक? सेकेंडली, मैं एक और रिकमेंडेशन ये चाहता हूँ कि आजकल स्कूलों में भी देखा जाता है कि स्कूल के करिकुलम में कहीं भी मेंटल हेल्थ को लेकर के कोई मेंशन नहीं है। अगर इस स्ट्रीम को अगर आप लेते नहीं हो तब तक आप कभी भी इस फील्ड से आप वाकिफ़ नहीं हो पाते हो। तो इसमें आपका क्या रिकमेंडेशन होगा, क्या आपकी अपील होगी? देखिए, सरकार ने नेशनल मेंटल हेल्थ जो पॉलिसी है, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के थ्रू भी इसमें काफ़ी सारा काम किया हुआ है और 2016 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट नया पास हुआ है। उसमें भी उसके थ्रू भी जो है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो सदर अस्पताल में है वहाँ पे मनोरोग चिकित्सक की नियुक्ति, नैदानिक मीन साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक सोशल वर्क और साइकियाट्रिक नर्स की नियुक्ति की है और वो लोग समय समय पर नुक्कड़ सभाएं इस तरह की चीज़ प्रदर्शनी करके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी ज़िले में गतिविधि कम हो, किसी ज़िले में ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा होता है। और रही बात स्कूल में लोग अवेयर नहीं हो पाते हैं, तो स्कूलों में जो CBSE अप्रूव्ड स्कूल हैं या ICSE अप्रूव्ड स्कूल हैं या फिर केंद्रीय जो भी संस्थाएं हैं वहाँ पे सब काउंसलर रखने का प्रोविज़न नहीं, एसेंशियल है। और रेगुलर जो प्रायर टू एडमिशन और अगर किसी बच्चे को क्लास में परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है तो उन्हें काउंसलर के पास स्कूल में ही रेफ़र किया जाता है। काउंसलर उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करता है और जहाँ उचित उसको सलाह लेना है उसको रेफ़र करता है। ऐसा होता है। तो जैसा कि सर ने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं ग्राउंड लेवल पे इतना हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, अपने ज़िले में हो किसी और ज़िले में हो, लेकिन बहुत सारे मतलब ये ऑलमोस्ट इन चीज़ों पे सरकार ने स्टेप लिया है। इस पर हमारे क्लब के थ्रू भी कुछ ऐसा अभियान चलाया जाएगा और हम लोग भी इस चीज़ के बारे में जाकर के खुद ग्राउंड लेवल पर हम पता करेंगे कि ये चीज़ वास्तव में एग्जिस्ट करता है। सर ने खुद बोला, हम जाएंगे इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे और भी जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे। और सर लास्ट हम एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं कि आजकल के जनरली अगर आप जैसे अब हम लोगों ने अभी तक मतलब पॉइंट वाइज डिप्रेशन के बारे में बात किया, सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में बात किया, ऐसे जनरली अगर आप देखते हैं तो मतलब जनरली मेंटल हेल्थ को अपना फिट रखने के लिए क्या क्या ऐसे आप लोगों को आप रिकमेंडेशन देंगे जो आप जनरल लाइफ में वो चेंज कर सकते हैं और अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल फिट रख सकते हैं जनरली, किसी डिजीज़ के लिए नहीं है स्पेसिफिकली, ऐसे ही जनरली क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, चीज़ों को हड़बड़ी में नहीं करें। चीज़ों को जो भी चीज़ आप करते हैं उस पर प्रॉपर अपना कंसंट्रेट करके करें। उसको ऐसा नहीं सोचें कि एक दिन में हम तरह तरह के 10 काम कर लेंगे। चीज़ों को धीरे धीरे करें। अपने शरीर को मतलब तोड़े नहीं, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, अपने शरीर का स्वास्थ्य रखते हुए चीज़ों को करें। ज़्यादा शोर शराबा से दूर रहें और जो ये तड़क भड़क की दुनिया है, भौतिकतावादी दुनिया है, सोशल मीडिया का मतलब अनचाहा यूज़, अनप्रोडक्टिव यूज़ नहीं करें। वर्चुअल ज़िंदगी से बाहर निकलकर सामाजिक तौर पर और सकारात्मक तौर पर अपने दोस्तों से जुड़े रहें, अपने परिवार से जुड़े रहें। अब उनका भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और अपनी दिनचर्या नियमित रखें, नियमित व्यायाम करें, नियमित सोएं। ये आपको मेंटली फिट रखने में मदद करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर का। आज बहुत हमने इंसाइटफुल सर से एक आधे घंटे की लगभग टॉक की। इसमें मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी इससे बहुत सारी इंसाइटफुल चीज़ें जानने को मिलेंगी। बॉयज़ एंड गर्ल्स क्लब आपका हार्दिक धन्यवाद करता है। धन्यवाद।